भारत सरकार के थिंक टैंक यानी नीति आयोग ने शुक्रवार 26 नवंबर को राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी एमपीआई की एक रिपोर्ट जारी की है। एमपीआई गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफस्टाइल के कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी मानकों के आधार पर परिभाषित करती है। यानी आपके पास कितने रुपए हैं, इससे यह तय नहीं हो सकता कि आप गरीब हैं या नहीं। एमपीआई की रिपोर्ट जिन मानकों के आधार पर गरीबी को परिभाषित करती है, उन मानकों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसके चलते ही ये पूरी रिपोर्ट विवादों में आ गई है। आइए समझते हैं कि ये मामला क्या है। पहले ये जान लेते हैं कि एमपीआई क्या है। 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी तय किए थे। एसडीजी का सबसे बड़ा मकसद हर जगह और सभी रूपों में गरीबी को समाप्त करना है। एसडीजी में ये भी साफ तौर पर कहा गया है कि गरीबी किसी एक मानक से तय नहीं की जा सकती। इसी वजह से एमपीआई को विकसित किया गया। एमपीआई से यूएन को दुनिया भर में गरीबी की स्थिति का आकलन करने में मदद मिलती है। एमपीआई की गणना कुछ अलग अलग मानकों के आधार पर होती है। इसका एक लेखा जोखा भी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बनाया है। हालांकि हर देश अपनी स्थिति के मुताबिक इन इंडिकेटर्स में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है। भारत में एमपीआई की गणना 12 इंडिकेटर्स के आधार पर की जाती है। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रेगनेंसी के दौरान देखभाल, स्कूली शिक्षा के साल, स्कूल में उपस्थिति और खाना पकाने में कौन से ईंधन का इस्तेमाल होता है, ये सब इंडिकेटर्स शामिल हैं। इसके अलावा स्वच्छता, पीने के पानी की उपलब्धता, बिजली है या नहीं, घर है या नहीं, संपत्ति कितनी है और बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है या नहीं, इन्हें भी 12 इंडिकेटर्स में शामिल किया गया है। अब सवाल ये कि एमपीआई के लिए ये आंकड़े कैसे जुटाए गए। एमपीआई की एक रिपोर्ट के लिए ये आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NHFS4 के डेटा से जुटाए गए हैं, जिन्हें 2015 और 2016 के बीच इकट्ठा किया गया था। NHFS4 का इस्तेमाल इस वजह से किया गया क्योंकि तब तक मोदी सरकार की गरीबों के लिए बनाई गई कई बड़ी योजनाएं शुरू नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और पोषण अभियान जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने साल 2014 के बाद लागू की हैं। केंद्र सरकार ने शनिवार यानी कि 27 नवंबर को एक बयान जारी करते हुए कहा था कि NHFS4 के डेटा से जुटाए गए ये आंकड़े आधारभूत स्तर पर हालात का सही जायजा लेने में मदद करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण योजनाओं के बड़े पैमाने पर रोल आउट होने से पहले के डेटा के आधार पर इन्हें तैयार किया गया है। सरकार ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अब जो दूसरी एमपीआई जारी की जाएगी वो NHFS5 के डेटा के आधार पर ही की जाएगी, जो साल 2019 और 2020 के बीच जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित होगी और इससे सरकारी योजनाओं के लागू होने की स्थिति भी साफ पता चल जाएगी। इस एमपीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केरल में गरीबी दर सबसे कम है। केरल में महज 0.7% गरीबी है। वहीं गरीबी के मामले में सबसे खराब स्थिति बिहार की है, जहां 51.9% गरीबी है। बिहार के बाद झारखंड में 42.2%, उत्तर प्रदेश में 37.8% और मध्य प्रदेश में 36.6% गरीबी दर है। एमपीआई की रिपोर्ट को कई लोग गलत बता रहे हैं। इसके 12 इंडिकेटर्स पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको लेकर नीति आयोग की काफी आलोचना हो रही है। इस विवाद को उदाहरण से समझते हैं। एमपीआई के इंडिकेटर्स के मुताबिक अगर किसी परिवार में इनमें से एक से ज्यादा चीजें हैं, जैसे कि मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीफोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, फ्रिज आदि, तो वे गरीब नहीं है। यानी अगर किसी परिवार में साइकिल भी है और रेडियो भी, तो वो परिवार गरीब नहीं माना जा सकता। ठीक इसी तरह अगर किसी का घर मिट्टी, गोबर से नहीं बना है तो वो गरीब नहीं है, चाहे घर कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर किसी के घर बिजली आती है तो वो गरीब नहीं है। अगर किसी के परिवार में किसी भी सदस्य के पास बैंक अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो वो भी गरीब नहीं माना जाएगा। अगर किसी परिवार को साफ पानी लाने में 30 मिनट से ज्यादा का समय लगता है तो वो परिवार गरीब माना जाएगा। ये दूरी पैदल तय करने के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी। अगर कोई परिवार गोबर, पराली, लकड़ी, कोयला के अलावा खाना बनाने के लिए अगर किसी और ईंधन का इस्तेमाल करता है, जैसे कि केरोसिन ऑयल या एलपीजी, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। पॉलिसी से जुड़े मसलों पर शोध करने वाली संस्था ट्राई कॉन्टिनेंटल इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिसर्च में काम करने वाले अर्थशास्त्री सुबिन डेनिस बताते हैं कि एमपीआई में दिए गए आंकड़े भ्रामक हैं। वो कहते हैं जिन पैमानों के आधार पर यह एमपीआई बनाया गया है, उससे शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ज्यादातर लोग गरीबी रेखा में नहीं आएंगे, जो दिल्ली के आंकड़ों में दिखता भी है,
जहां गरीबी महज 4.8% बताई गई है। सुबिन ये भी कहते हैं कि जब NHFS 5 के आधार पर आंकड़े आएंगे तो ऐसा लगेगा कि देश से गरीबी मानो गायब हो गई, जो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक होगा। बताते चलें कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS के तहत जिन तबकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता उन्हें भी 10% आरक्षण दिया जाता है। इसका पैमाना बस इतना है कि परिवार की कुल आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि OBC से आने वाले लोगों के लिए भी आरक्षण तब मिलता है जब उनके परिवार की कुल आय 8 लाख रुपए से कम होती है। ऐसे में सरकार ने 8 लाख का आंकड़ा कैसे तय किया था, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार से ये सवाल पूछ चुकी है, जवाब अभी तक नहीं मिला है। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, जनधन बैंक खाते, घर घर बिजली जैसी कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। ऐसे में ये देखना रोचक होगा कि NHFS 5 के आधार पर जब MPI जारी किया जाएगा तो उसकी क्या कहानी होगी। लेकिन अभी एक और बात का जिक्र होना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े सिर्फ UN या उनकी संस्थाओं के लिए उपयोगी नहीं है, ये भारत सरकार के नीति निर्धारण में भी उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं। इस रिपोर्ट की शुरुआत में MPI और इससे जुड़े चैप्टर में ये बात साफ साफ बताई गई है। इन आंकड़ों के आधार पर ही सरकार योजनाएं बनाती है जिसका लाभ हमें मिलता है। अब अगर ये आंकड़े भी भ्रामक होंगे तो नीति निर्धारण पर इसका कितना भारी प्रभाव पड़ेगा आप समझ सकते हैं। आपके लिए पूरी रिपोर्ट बनाई थी हमारे साथी प्रशांत ने। शुक्रिया।